जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त मुस्कुराहट के साथ में बताएं कि आप सब भी एकदम अच्छे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। और दोस्त, हमारी क्लास का आज का टॉपिक रहेगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी और उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। ठीक है, शिक्षा के लिए उनके क्या प्रयास थे या समाज सुधार के लिए उनके क्या प्रयास थे। महर्षि धोंदो केशव कर्वे, जिनको हम डीके कर्वे के नाम से जानते हैं, उनके क्या क्या प्रयास रहे समाज सुधार के लिए, विधवाओं की स्थिति के लिए या आपका बालिकाओं की शिक्षा के लिए उनके क्या प्रयास रहे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपका ज्योतिराव गोविंदराव फूले, इनके द्वारा किए गए प्रयासों में इन्होंने समाज को क्या नई दिशा दिखाई और कैसे जो पुरातन व्यवस्था थी हमारे यहाँ पर, जो साथ ही आडंबर से भरी हुई एक व्यवस्था थी, उसके खिलाफ में यानी जाति पाति के विरोध में या जाति के विरोध में इन्होंने जो आंदोलन चलाया, वो किस तरह से समाज को लाभदायक बनाने के लिए या समाज को एक उसके अंदर एक समानता का भाव आ पाए, आपका स्वतंत्रता का भाव या बंधुत्व का भाव उसके अंदर पैदा हो पाए, उस सब के लिए उन सबके क्या प्रयास थे। ठीक है, तो मेरा एक क्वेश्चन रहेगा आप सब लोगों से, मुझे बताइए, हमने आपको बताया था ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। क्योंकि वो एक साथी, अगर मैं बात कहूँ, शुरुआती संस्था है जिसने इस देश में उन पहलुओं पर काम करने का प्रयास किया कि जो देश को पीछे की ओर धकेल रहे थे, या बोले कि देश में आपका जो भी चीज़ें आपका कुतर्क में शामिल थी या जिनके लिए तर्क नहीं थे, उन सभी व्यवस्थाओं को खत्म करने के लिए उनके द्वारा प्रयास किया गया। 1828, आप सारे लोगों ने सही आंसर दिया है, एकदम से ठीक है। तो बीच में हमने आपको आगे पढ़ाया भी, तो प्रार्थना समाज भी पढ़ाया, तो बीच में एक घटना और थी, उसको भी हम आगे नोट कर लेंगे और साथ में फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे उसको लिखें, यंग बंगाल आंदोलन। जब बंगाल में ये आपका समाज सुधार चल रहे थे तो उस समय यंग बंगाल आंदोलन भी शुरू हुआ। यंग बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल बंगाल मूवमेंट। तो यंग बंगाल मूवमेंट को किसने चलाया और क्या इनका उद्देश्य था, तो पहले लिखें इसके संस्थापक। हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। इसके संस्थापक थे हेनरी विवियन डैरीजियो। हेनरी विवियन विवियन डैरीजियो। हेनरी विवियन डैरीजियो। राजा राम मोहन राय जी के समय पर हमने एक घटना और बताई थी आपको कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी डेविड हेयर की मदद से या राधाकांत देव की हेल्प से। किस वर्ष में हुई कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना, तो आप कहेंगे कलकत्ता में एक आपका साथी, सॉरी, कलकत्ता में एक विद्यालय खुला आपका जिसको हिंदू कॉलेज कहा गया या हिंदू विद्यालय कहा गया। तो वो 1817 में ओपन हुआ। तो 1817 में जब ओपन हुआ तो उसमें जो जिम्मेदारी मिली थी, ऐसी ही जिम्मेदारी मिली हेनरी विवियन डैरीजियो को। ठीक है, और हेनरी विवियन डैरीजियो, याद रख लेना, अगर हम बात करें आपसे कि कब से कब तक, अगर हम ये बात करें, पहली बात तो इनका जन्म हमको पता होना चाहिए। जन्म, इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था इनका 1809 में, 1809 में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, इनकी डेथ हो गई 1831 में। क्या बोलेंगे, 1831 में। कितने वर्षों का इनका जीवन रहा कुल, तो आप देख पा रहे होंगे एक बड़ा छोटा सा जीवन रहा है, कुल 22 वर्ष का जीवन रहा है। जिस अवस्था में अभी बहुत सारे लोग आप में से होंगे, इतना भर जीवन उनका रहा है, 22 वर्ष का। और जब ये 17 वर्ष के थे, तो 17 वर्ष से मतलब है 17 वर्ष की अवस्था में तो कितना हो गया, 1826। तो 1826 में, 1826 में कलकत्ता जो विद्यालय था, कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज था, कलकत्ता हिंदू कॉलेज में, कलकत्ता हिंदू कॉलेज में, कलकत्ता हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर, प्रोफेसर बने। तो कितनी एज रही इनकी इस समय पर बताएं, 17 वर्ष की अवस्था, कुल 17 वर्ष। देखो, उम्र का मतलब नहीं है दोस्त। कभी आप सोचे कि 17 वर्ष में मतलब कोई व्यक्ति इतना बौद्धिक कैसे हो सकता है, तो हमारे देश में तो आपने प्राचीन परंपरा में देखा होगा, 8 वर्ष का बच्चा यानी कि आदि गुरु शंकराचार्य बौद्धिक हो जाते हैं, या बहुत कम उम्र में, या हम बात करें इन्हीं की उम्र सीमा से तुलना करें तो जो आपका भगत सिंह जी थे, सरदार भगत सिंह जी, हम सबको पता होना चाहिए 1907 में उनका जन्म हुआ और 1926 में तो उन्होंने 5 लाख सक्रिय सदस्य जोड़ लिए भारतीय नौजवान सभा से। यानी कि उनकी उम्र कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे 19 वर्ष। तो किसी व्यक्ति के जो विचार हैं
वो उम्र के बाध्य नहीं होते हैं कि एक उम्र के बाद में ही व्यक्ति विचारक बनेगा। ये एक उम्र के बाद में ही वह कुप्रथाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। ठीक है, उसमें इस बात का कोई मतलब नहीं होता है कि मेरी तो उम्र 25 वर्ष हो जाएगी या 30 वर्ष हो जाएगी तब मैं आपका इन कुतर्कों पर सवाल उठाऊंगा, या जितनी भी आडंबर भरी व्यवस्थाएं हैं इनके खिलाफ मैं जो है सवाल उठाऊंगा इस उम्र के बाद में। उम्र सीमा का कोई लेना देना नहीं है ना, समझ गए ना। तो ये 17 वर्ष की अवस्था में बनते हैं। अब इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन चलाया, तो इस यंग बंगाल आंदोलन में उन्होंने किया क्या, देखो। इस यंग बंगाल आंदोलन के लिए सबसे पहले उन्होंने एक क्लब बनाया। उस क्लब का नाम था डिबेटिंग क्लब। हाँ समझना, तब आप समझ, डिबेटिंग क्लब। और जो डिबेटिंग क्लब उन्होंने बनाया था आपका, सॉरी एक सेकेंड, जो डिबेटिंग क्लब उन्होंने बनाया, ठीक है, डिबेटिंग क्लब। तो डिबेटिंग क्लब में इनके जितने भी स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स को इन्होंने कहा कि भाई आप जिन चीजों के बारे में सुनते हैं या जिन भी प्रथाओं को आपने अपना लिया है, क्या कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि वह प्रथाएं समाज में किसी वर्ग का दमन कर रही हैं। जैसे मैं आप सभी छात्रों से पूछना चाहूंगा कि ऐसी प्रथाएं, हम पिछले 2 दिन से इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, तो ऐसी प्रथाएं कौन कौन सी थी जो व्यक्ति की अभिव्यक्ति या बोले कि उस व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करती हो या किसी एक वर्ग का दमन करती हो। तो आप देखेंगे, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप कितना समझ पाए या कितना विचार कर सकते हैं। तो आप कहोगे जैसी एक व्यवस्था हमने देखी, विधवा विवाह, ठीक है, उसमें क्या था, विधवाओं की जो स्थिति थी वह बहुत नाजुक थी और समाज में उनको एकदम से कलंक की दृष्टि से देखा जाता था। सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारे साथियों ने कहा। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इन प्रथाओं को अपना रहे हो तो कम से कम इनके बारे में विचार करो, या कुछ भी किसी प्रकार का ढोंग चल रहा है कि आप ये फलाना जो है इस प्रकार का ये कार्य कर लोगे तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है, इस वर्ष मिलने का तरीका ये है कि आप ये प्रोसेस कर लो और इन व्यक्तियों को उसके बदले में दान दक्षिणा दे दो, तो तुम्हारे सारे रास्ते और काम आसान हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि भाई आप अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने बनाया रेशनल, स्टूडेंट्स को बनाया उन्होंने रेशनल। रेशनल होने का क्या मतलब होता है, रेशनल का मतलब होता है जो व्यक्ति तर्कपूर्ण हो। तर्कपूर्ण, तर्कपूर्ण का मतलब है कि वो कम से कम तर्क की बातें करे कि हाँ यार इस व्यवस्था से तो किसी एक वर्ग का इस तरह से दमन होता है तो इस प्रथा को छोड़ देना चाहिए। या मान के चलो कोई ये कह दे कि भाई बालिकाओं को स्कूल में नहीं पढ़ाना चाहिए, तो आपका क्या मत होगा। समाज ये कहने लगे कि भाई लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, उनकी शिक्षा को रोक देना चाहिए, ठीक है, जैसा कि होता भी था। तो आप कहेंगे कि भैया वह तो आपका प्रथा खत्म होनी चाहिए, यानी लड़कियों के स्कूल जाने पर जो रोक है, वह जो प्रतिबंध है वह हटना चाहिए। कि इससे क्या होता है कि हमारा एक वर्ग अशिक्षित रह जाता है, एक वर्ग अशिक्षित रह जाता है तो फिर उससे क्या होता है, और एक अगर पुरुष पुरुष शिक्षित हो जाए और महिला अशिक्षित हो जाए सभी, तो ये तो संतुलन नहीं हुआ और ये तो समानता नहीं हुई, तो ये तो समानता का हनन हुआ। ठीक है, तो जब तीन चीजों के बारे में व्यक्ति विचार करने लग जाए, समानता, समानता यानी कि सभी व्यक्ति समान होने चाहिए, समान। जमींदार, जैसे मैंने आपको बताया पिछली कक्षाओं में, जमींदार जो होते थे किस तरह से शोषण करते थे, साहूकार किस तरह से शोषण करते थे, तो आप कहेंगे कि यार किसानों की जो हालात थी वो तो देश में बहुत खराब थी। तो किसानों की जब हालात बहुत ज्यादा खराब है तो उनका जो उत्पीड़न है वो रुकना चाहिए। ठीक है, जमींदार उनका अत्याचार उनके साथ में जो करते हैं वो ना करें। फिर बात आती है इसमें स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता यानी कि जैसे महिला महिला आदि हैं आपका, उनके लिए काम किया जाए, सब स्वतंत्र हों, आपका बंधुत्व की भावना हो, फ्रेटर्निटी। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, ये जो 3 सिद्धांत है ये किस क्रांति के सिद्धांत है, किस क्रांति में, किस देश में इन 3 चीजों पर बल दिया गया था। और हेनरी विवियन डेरोजियो भी रिवॉल्यूशन से आपका डायरेक्टली इन्फ्लुएंस थे, यानी कि वो उससे बहुत प्रभावित थे। तो आप कहेंगे फ्रांस की क्रांति में हुआ था। यानी कि सभी अगर देश में जो नागरिक हैं वो बंधु की तरह रहें, एक भाईचारे भ्रातृत्व की भावना के साथ में अपना जीवन जिएं, और कोई भी व्यक्ति खुद को ऊंचा या नीचा ना समझे। और इस तरह से जब व्यक्ति इन सब चीजों को विचार करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, तार्किक हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज इन्होंने क्या कही थी अपनी इस डिबेटिंग क्लब में, इन्होंने जोड़ दिया था आपका किस एक चीज के बारे में, नॉलेज इज विजडम। नॉलेज इज विजडम, कि आप किसी व्यक्ति की नॉलेज पहले जान लो, तब उसका सत्कार या सम्मान करो या उसकी बातों को आप मानो।
नॉलेज इज, यानी कि जो ज्ञान है वही बुद्धिमत्ता को आपकी को बढ़ाता है, और आपको ज्ञान जो है वो इकट्ठा करना चाहिए। आपको उसके पक्ष विपक्ष के बारे में सोचना चाहिए कि ये प्रथा ठीक है या नहीं है। जैसे हमारे देश में एक प्रथा चलती है, आपने देखा होगा, अक्सर आपने भी सुना होगा, कि माहवारी के दिनों में लड़कियां मंदिर नहीं जा सकती। सुना होगा सब लोगों ने या नहीं? बहुत सारे मंदिरों में रोक लगाई गई। तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण क्या था, आप सबको पता होना चाहिए। माहवारी तो समझते होंगे ना आप, मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक महिला के जीवन में आता है, हर एक महिला के में, और हर एक महिला के मतलब 28वें दिन में। तो वो 3-4 दिन आप ये समझिए वो पीड़ादायक दिन होते हैं। हमारी बहनों के साथ में हमारी जो भी मतलब माताएं हैं सब ने उसको झेला है, हमारी बच्चियां भी उसको। तो वो मतलब बायोलॉजिकली उनके हिस्से में आया। तो वो 4 दिन की जो पीड़ा है, तो उस पीड़ा में कैसी स्थिति है कि भाई उनको आराम करने दिया जाए, कि वो अच्छे से आराम कर सके। तो इसीलिए अब क्या होता है कि जो लोग अपने आप को मतलब डिवोटेड समझते हैं, या ऐसे समझते हैं कि भाई मुझे तो भगवान की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है और मैं पूजा में विलम्ब नहीं कर सकती। तो पहले क्या था कि मंदिर बहुत दूर भी हुआ करते थे, ठीक है। पहले तो ऐसा नहीं था कि भाई आपका तो आदमी अपने घर में बहुत सारे लोग, जैसे धन आ गया है तो स्पेस आ गया है, तो साफ स्वच्छ रख के अपने घर में मंदिर बनवा लेते हैं। लेकिन प्राचीन समय में क्या था कि प्राचीन समय में मंदिर दूर होते थे, गांव में या आपका किसी गांव खेड़े में एक मंदिर होता था, वहां जाते थे। उस स्थिति में क्या है कि उनको लगता था यार भगवान कहीं रुष्ट ना हो जाए, और भगवान रुष्ट ना हो जाए तो वो मंदिर जाएंगे, मंदिर जाएंगे तो उनको पीड़ा होगी, उस समय पर दुख होगा, दर्द होगा, उनके बॉडी में पेन होगा। तो इसीलिए ये बनाया गया कि भाई ये आपको मंदिर नहीं जाना है, ताकि आपको एक पीड़ादायक स्थिति में कहीं भी ना जाना पड़े, और इस स्थिति में सब लोगों का माइंड सेट ये हो जाए ये इनके आराम के दिन हैं, इन दिनों में आराम कर पाए। तो जब आप उस पर विचार करोगे तो आप कहोगे हाँ ये प्रथा ठीक बनाई गई थी। यानी कि वो तो उसके पीछे ये नहीं है कि ईश्वर नाराज हो जाएंगे। कारण क्या है आप सब लिखें। उनको किस चीज़ से मुक्त करना था? उनको एक आराम की स्थिति में पहुंचाना था कि यहाँ पर संवेदनाएं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय पर मानसिक असंतुलन भी होता है, थोड़ा सा दिमाग चिड़चिड़ा भी होता है। तो उन सब के लिए एक अच्छा माहौल मिले और एक आराम की स्थिति मिले। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को रेशनल बनाया, रेशनल। और ये क्रांति इन्होंने कहा, अपने स्टूडेंट्स पूरे वर्ग को कहा कि भाई तुम उठ खड़े हो जाओ और सवाल पूछने शुरू करो सिस्टम से। ठीक है, आपके ऊपर कुछ भी अगर दागा जा रहा है, थोपा जा रहा है, उसके खिलाफ सवाल खड़े करो। तो जब सवाल लोगों ने खड़े किए तो ये बहुत जल्दी से एक मूवमेंट बना। बहुत जल्दी से युवा लोगों ने इसको बहुत एक्सेप्ट किया कि हाँ बात तो ठीक है यार, तार्किक होने में क्या गलती है। तो ऐसा तो नहीं है कि जबरन थोपी गई व्यवस्था है, कहीं उसमें गड़बड़ी है तो उसको त्याग देंगे। तो उन्होंने उसको शुरू कर दिया। लेकिन इनकी डेथ हो गई, और इनकी डेथ के साथ में ही आंदोलन खत्म हो गया। तो ये आंदोलन जो चला था, आपसे कभी भी पूछे, जब ये विश्वविद्यालय में गए थे तो इन्हीं दिनों में शुरुआत हो गई। 17 वर्ष की उम्र के एक लड़के ने क्रांति कर दी थी, क्रांति। ठीक है, तो कभी भी पूछे तो इनके 5 वर्ष, क्योंकि 1831 में इनकी डेथ हो गई। बात क्लियर है? थम्सअप करिए एक बार, एक बार थम्सअप करके मुझे बताइए। कोई दिक्कत? सर आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आवाज ठीक से नहीं आ रही है, क्या बताएं? एक बार थम्सअप कर दिए जिनको आवाज ठीक आ रही है। आप अपने फोन में चेक करो ना, यहाँ के जो मोबाइल है साथी, इनके ओम भाई के फोन में तो एकदम आवाज है। सर सही है आवाज, दिक्कत होगी तो आप चेक करें। ओके, बात समझ में आया ये आंदोलन? आप कहेंगे हाँ जी। इस पर चंद्र क्या सागर, यह सागर का क्या अर्थ? यह सागर का मतलब क्या? सागर आज कम कर, अभी चेक करो आप अपने फोन में। हेलो, सर आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी ठीक है? अभी ठीक हो जानी चाहिए। देखो इसको ना तुम एक काम करो, हाँ इस फोन यहाँ लगा दो। 1 सेकंड देंगे तो प्यारे दोस्त।
का जन्म हुआ, जिस वर्ष में 1891, 1891। तो हमेशा जन्म और मृत्यु आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनका अन्य नाम से पहले इनका वास्तविक नाम जान लो, क्योंकि विद्यासागर तो मैंने बताया कि टाइटल है इनका, जो इनको संस्कृत कॉलेज ने दिया था। वास्तविक नाम क्या है? ओरिजिनल नेम था इनका ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय, ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय। और इनका जो अन्य नाम एक कहा जाता है, अदर नेम वाज पारंपरिक आधुनिकतावादी, पारंपरिक आधुनिकतावादी, आधुनिकतावादी, अर्थात ट्रेडिशनल मॉडर्निस्ट इनको कहा गया, ट्रेडिशनल मॉडर्निस्ट, ट्रेडिशनल मॉडर्निस्ट इनको कहा गया। तो इनका जो साथी आपका मुख्य कार्य रहा वह क्या रहा? इनका जो उद्देश्य था, उद्देश्य ऑब्जेक्टिव क्या था इनके जीवन में? मुख्य रूप से वो ऑब्जेक्टिव थे इनके। पहला ऑब्जेक्टिव था संस्कृत शिक्षा पर, ऐसे ही लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हो जाएंगे, ऐसे लिखो, संस्कृत शिक्षा पर इनका जो कार्य रहा प्रमुख, संस्कृत शिक्षा पर, संस्कृत शिक्षा पर ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ, ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ ये खड़े हो गए, ब्राह्मण एकाधिकार के खिलाफ। अगेंस्ट ब्राह्मण्स मोनोपोली, अगेंस्ट ब्राह्मण्स मोनोपोली, मोनोपोली ऑन संस्कृत, संस्कृत एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन। क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो शिक्षा रही वो आपका एक समय तक, अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं, आपसे प्राचीन समय की बात करूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर हम बात करें बहुत प्राचीन बात, यानी कि अपनी जो वैदिक कालीन बात है, तो उस वैदिक कालीन शिक्षा में मुझे ये बताइए कि क्या सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था? आप क्या समझते हैं इसके बारे में, हाँ या ना? क्या महिलाओं को उस समय पर पढ़ने का अधिकार था या नहीं था? प्राचीन वैदिक काल में यदि आप कभी विदुषी महिलाओं के नाम सुनते होंगे तो कई साथियों ने कहा नो, और नो जो कह रहे हैं इसका मतलब उनको ज्ञान नहीं है इस बात का। जितने भी साथी यस कह रहे हैं तो उन्होंने जरूर विदुषी महिलाओं के नाम पढ़े होंगे, जैसे कि बहुत चर्चित नामों में नाम आते हैं, गार्गी का नाम आपने सुना होगा, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी की पत्नी थी, लोपामुद्रा, अपाला थी, घोषा थी, विश्ववारा थी, आपका सांडिली थी, सांडिली, सुलभा थी, सावित्री थी, देवयानी थी, आपका चित्रलेखा, अनुसुईया, अत्रेय, रति, ना जाने कितनी महिलाएं हुई। जो जितने नाम मैंने लिए इनके बारे में आप रिसर्च करना, जितने नाम मैंने लिए ये सब विदुषी महिलाएं थी प्राचीन समय की, जो आपका मतलब प्रकांड विदुषी, जो आपका शास्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान रखती थी, आपका तत्वों के बारे में, या आपका अगर हम बात करें मंत्रों आदि के बारे में उनको विशेष ज्ञान प्राप्त थे। और उन्होंने बहुत सारी खुले तौर पर सभाएं की, उस समय के प्राचीन राजाओं से बहुत सारी चर्चाएं की, और खुले रूप से वो मंचों पे भाग लेती थी, प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी, वाद विवाद की जो जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी उन सभी में, डिबेट्स में वो शामिल होती थी। यानी कि प्राचीन समय में तो महिला पढ़ती थी हमारे देश में। तो प्राचीन समय में महिला अगर पढ़ती थी तो फिर ऐसा क्या हुआ देश में कि महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगी, और धीरे धीरे आपका उसको एक रूढ़िवादिता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो आप कहेंगे कि भैया अगर प्राचीन समय में महिलाएं शिक्षा के लिए एकदम से पात्र थीं तो बीच में कुछ वर्ग आया होगा ना, एक वर्ग बीच में पैदा हुआ जिन लोगों ने महिलाओं के ऊपर क्या है रोकथाम लगाने का प्रयास किया, रोकथाम लगाने का प्रयास किया। और उसी रोकथाम में क्या हुआ कि फिर उसको सब लोगों ने प्रथा मान लिया कि भाई ये होता है ना, समाज में जो चीजें सब लोग कर रहे हैं, समाज समाज आप समझते हैं हमारे आसपास का जो परिवेश है, उसमें जैसी चीजें सब कर रहे हैं तो व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही करना चाहता है, हाँ या ना?
आप बताएं मुझे, या उससे कुछ अलग राह वो चुन लेता है? तो क्योंकि व्यक्ति के अंदर समाज का डर है कि यदि हमने इस कार्य को किया, बेशक वो बेहतर कार्य हो, वो समाज में दूरियों को खत्म करने वाला कार्य हो, लेकिन तब भी व्यक्ति के अंदर ये भय होगा कि कहीं समाज में उसकी खिलाफत ना हो जाए। अब समाज में खिलाफत किसकी होगी? जो व्यक्ति कमजोर हो। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है तो उसका तो बहिष्कार कर दिया जाता है, आप देखेंगे उसको तो फिर गांव से निकाल फेंकेंगे, है ना। उसको तो अगर वो व्यक्ति नहीं जानता है कानून आदि, कुछ भी नहीं जानता है, या आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसका फिर शोषण होगा। तो जैसी प्रथाएं अपनाई वैसी ही फिर सब लोगों ने क्या किया, जितने भी जो उच्च वर्ग के लोग थे, उच्च वर्ग के लोग, ठीक है, तथाकथित उच्च वर्ग के लोग जितने भी थे, उन सब ने जिन जिन व्यवस्थाओं को अपनाया, तो उन्हीं व्यवस्थाओं को फिर बाकी समाज के लोगों ने भी अपनाया। इस वजह से ये चीजें हुई। और महिलाओं पर फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उनको शिक्षा के लिए अपात्र माने जाने लगा कि भाई ये अपात्र हैं, ये पढ़ने के योग्य नहीं है। तो ऐसे ही संस्कृत पर क्या होता था, ब्राह्मण अपना एकाधिकार समझते थे, उसके खिलाफ ये खड़े हो गए। और आपका फोर्ट विलियम कॉलेज कब बना था? तो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को फिर ज्वाइन करा, ये तो बीच की जर्नी रही। 1841 में इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज को ज्वाइन किया और फिर वहां पर ये प्रिंसिपल भी बने 1851 में। आप लिख लेना कहीं किनारे पर, फोर्ट विलियम कॉलेज में ये टीचर बने 1841 1841 में, और 10 वर्ष के बाद में वहां पर ये प्रधान अध्यापक बने। ठीक है। इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में आपका जैसे एक संस्कृत कॉलेज में इनकी पढ़ाई भी हुई थी, तो संस्कृत कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई तो संस्कृत पर अच्छी पकड़ थी इनकी। अब इनकी खुद की जाति भी ब्राह्मण थी, तो ये देखते थे उस चीज को कि भाई ब्राह्मणों ने किस तरह से उस आपका व्यवस्था पर एक कंट्रोल बना रखा है। तो इन्होंने कहा नहीं, ये दरवाजे सभी के लिए हेलो 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 हेलो। अभी आवाज मेरी आई आप लोगों को, बताएं एक बार। अभी आवाज आई आप लोगों तक, बताएं एक बार। तो मैंने आपको कहा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी किसी एक मतलब किसी भी एक क्षेत्र पर आप ये नहीं कह सकते, जैसे कि आज के समय में आप देखें, अगर हम ये कहने लगे कि भाई सेना में तो किसी एक विशेष जाति के लोग ही जाएंगे, तो ये गलत नियम हो जाएगा, हाँ या ना। या हम ये कहने लगे कि नहीं, जो टीचर बनेंगे वो तो सिर्फ इस जाति के व्यक्ति बनेंगे। या हम कहने लगे कि बिजनेस का अधिकार तो सिर्फ कुछ जाति के लोगों को है। तो ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे आप सब लोगों को हम प्राचीन इतिहास में जब वर्ण व्यवस्था से समझाएंगे कि वर्ण और जाति किस प्रकार से अलग अलग हैं, क्योंकि वर्ण 4 ही थे और जातियां अनेकों हैं, मतलब भारत में ही 6,000 से ज़्यादा जातियां हैं। तो उन जातियों पर फिर उनके कामों को थोपा गया। अच्छा, ये लोहे का काम करते हैं, इनको लोहार कह देते हैं। ये मिट्टी का काम करते हैं, इनको कुम्हार कह देते हैं। ये बाल आदि काटने का काम करते हैं, इनको नाई कह देते हैं। तो उससे हमने व्यवसाय में भी संकीर्णता पैदा कर दी। अब कोई व्यक्ति मान के चलिए कि जो उसका ब्राह्मण व्यक्ति है कोई, सोचिए जरा, या कोई क्षत्रिय है, ठीक है। अब उसके लिए उसकी एक्सपर्टीज हो गई किसी वजह से कि वो बाल अच्छे काट सकता है, और उसको पैसे अच्छी तरीके से उपलब्ध उसी व्यवसाय में होंगे, तो उसको उस व्यवसाय को अपनाना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? भाई उसके पास कोई और व्यवसाय नहीं है और उसकी आजीविका के लिए उसके पास वही विकल्प है, तो उसको वो अपना लेना चाहिए या नहीं? आप कहेंगे हाँ, अगर उसमें उसकी अच्छी आय के मान के चलो अवसर हैं तो उसको जरूर अपनाना चाहिए। इस बात पर नहीं कि नहीं ये तो इस काम को कोई एक अमुक जाति ही करती है। तो इस तरह से हमने काम भी निर्धारित कर दिया धीरे धीरे समय के साथ में, इस वाले काम को तो यही जाति करेगी और इस जाति का जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ है। तो इस तरह से लोगों पर उसको थोपा गया और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जाति को हमने, जाति का मतलब था वहां पर क्या हो गया, चीजें आपका जन्म के आधार पर हेरिडिटरी हो गई। इनके फादर साहब ये करते थे तो ये भी यही करेंगे, इनके बच्चे ये करेंगे, इसके अलावा ये अन्य कार्य नहीं करेंगे। तो इन सब चीजों को उपजाया गया हमारे देश में। आधुनिक समय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आधुनिक समय में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यापार को कर सकता है, आधुनिक समय में कोई भी टीचर बन सकता है आपका। लेकिन बहुत जगह अभी भी रोक है, बहुत जगह लोगों को अभी भी रोका जाता है। थोड़ा
गले में दिक्कत की वजह से शायद आपको डिस्टरबेंस हो, उसके लिए रियली सॉरी। तो इनके मेजर काम में पहला काम था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। कब आया था बताएं? 1856। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, वो किसकी वजह से आया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से इन्हीं के इन्हीं के प्रयासों से इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ या लागू हुआ। विडो रीमैरिज एक्ट विडो रीमैरिज एक्ट was passed in 1856 because of ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगली बात लिखें, बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह को रोकने के लिए को रोकने के लिए रोकने के लिए कई स्कूल स्थापित किए। कई स्कूल स्थापित किए। कोई बता सकता है इनकी कर्म भूमि कहां पर है, किस जगह पर? बाल विवाह को रोकने के लिए कई स्कूल स्थापित किए। established many schools established many schools बहुत सारे स्कूल उन्होंने स्थापित किए। टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। भाई अगर बच्चों की शादी कर रही हैं तो आपका उसका कारण क्या होता है कि भाई बच्चे को पढ़ाना नहीं है? आज के समय में, आधुनिक समय में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ठीक है उसने 12वीं कर ली है लड़की ने तो इतना काफ़ी है, अब उसको इतना ही पढ़ने दो, बाकी तो आपका देख लेंगे, अगर कहीं पढ़ेगी तो प्राइवेट वगैरह उसका एडमिशन हो जाएगा, और नहीं तो 12वीं काफ़ी है, अब अपना नाम वाम लिखना जान गई है और पढ़ना भी जान चुकी है तो इतना काफ़ी है। आधुनिक समय की बात मैं आपको बता रहा हूँ, आधुनिक समय, ठीक है, प्राचीन समय की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम। तो आप सोचिए उस समय पर क्या होता होगा। तो इन्होंने कहा बाल विवाह को रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि वो बच्चियां शिक्षित हों। तो इन्होंने अपने जीवन में 1857 से लेकर के 69 तक, यहाँ की बात मैं बता रहा हूँ, 1857 से 69 तक, जब तक उन्होंने इससे संन्यास नहीं लिया इन कार्यों से, तब तक उन्होंने 35 प्लस स्कूल स्थापित किए। 35 प्लस स्थापित किए, ठीक है। और बच्चियों को पढ़ाने के लिए इन्होंने निरंतर कार्य किया, निरंतर कार्य, ठीक है। कई स्कूल इन्होंने स्थापित किए। अब जैसे इन्होंने कहा कि भाई लोगों से कि भाई विधवाओं के विवाह होने चाहिए, लोगों ने कहा कि अच्छा तुम अपने घर में विधवा ले आओगे क्या, आप किसी विधवा को एक्सेप्ट कर लोगे? इन्होंने कहा हाँ बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। कल को हमारा बच्चा जब शादी के लायक होगा तो हम उसकी शादी, अब इनके अकेला ही बेटा था, एक ही बेटा, उसकी शादी भी इन्होंने एक विधवा स्त्री से करा करके समाज को ये मैसेज दिया कि हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपना रहे हैं और सभी वर्गों को उसको अपनाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, एक मिसाल कायम की अपने खुद के बेटे की शादी करा करके। ओके, इसके बाद में क्या बोलेंगे, इनका एक स्टेटमेंट पूछा गया था, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया, डीएसएसबी में, पीजीटी में। क्या बोलेंगे, कथन था इनका, वो था मेरे पास, लिखना इस कथन को, मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है। मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है। भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है। सोचने का समय नहीं है क्योंकि इस धरती पर बहुत काम करना है। क्योंकि इस धरती पर बहुत काम करना है। इस धरती पर बहुत काम करना है। बहुत और काम मेरे पास हैं करने के लिए, करना है। आई डोंट हैव द टाइम, आई डोंट हैव द टाइम, आई डोंट हैव द टाइम टू थिंक,
think about God about God because there is a lot of work. There is a lot of work to be done. There is a lot of work. इस धरती पर बहुत काम करना है. Because there is a lot of work to be done on this earth. On this earth. On this earth. ठीक है. तो ये इनका स्टेटमेंट था. मतलब कि ये मानते थे कि भाई जो हम कर्म कर रहे हैं और वही कर्म जो है हमारा महान होना चाहिए, और यदि हम किसी एक वर्ग को उसके शोषण होने से बचा रहे हैं या हम उन वर्गों की आज़ादी के लिए बात कर रहे हैं जिन वर्गों से उनकी आज़ादी छीनी गई है, तो ये अपने आप में जो है एक पूजा है और अपने आप में ये महानता है. ठीक है. तो ये इस तरह के स्टेटमेंट इनके थे. और इसके बाद में क्या हुआ, 1849 में एक बहुत घटना घटी. 1849 में हिंदू फीमेल स्कूल की स्थापना हुई. हिंदू फीमेल स्कूल, जिसको बैथ्यून फॉर गर्ल्स भी कहा गया. बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स. बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स. कितने साथी बता सकते हैं बहुत चर्चित स्कूल है देश का, कहाँ पर ये खुला था? 1849 में हिंदू फीमेल स्कूल के सचिव बने. सचिव 1849 में ही. तो इसकी जो याद रख लेना, बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स, इसकी स्थापना भी इसी वर्ष हुई थी. इसको इस्टेब्लिश भी इसी वर्ष किया गया था 1849 में. और इसके संस्थापक जो थे वो बैथ्यून ही थे, फाउंडर. कि अगर हम बात करें आपसे संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक बैथ्यून ही थे, जिनका नाम था जॉन एलियट बैथ्यून. जॉन एलियट बैथ्यून. जॉन एलियट बैथ्यून. गले में कुछ अटक गया आज. क्या कहेंगे? जॉन एलियट बैथ्यून. तुमको बार बार डिस्टरबेंस हो रहा होगा इसकी वजह से. जॉन एलियट बैथ्यून. तो जॉन एलियट बैथ्यून का मानना यह था कि भाई एक स्कूल ऐसा खुले जो बच्चियों के लिए हो. ठीक है. क्योंकि इस समय पर आपका मिशनरी स्कूल खुलने शुरू हो गए थे, ईसाइयों ने स्कूल खोलने. बाद में तो इसके कुछ समय बाद ही आप जानते हैं वुड डिस्पैच आया, अंग्रेजी शिक्षा को भी आधार बनाया गया. लेकिन इसी समय पर मतलब देश में जगह जगह जो बच्चियां हैं, जो बालिका हैं, उनकी शिक्षा की बात चल रही थी. जैसे कि 1848 में आपका फुले शिक्षा सेंटर खोला गया था. वो ज्योतिबा फुले जी के बारे में हम आज ही बताएंगे. इससे भी एक वर्ष पहले वो खोला गया था. ठीक है. तो ये कभी भी पूछे आपसे बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स ये कहाँ पर खोला गया था? ये खोला गया था आपका कलकत्ता में. कहाँ पर? कोलकाता में. ये इसके क्या बने थे? सचिव बने थे. तो याद रख लेना, became secretary in Bethune School. Bethune School in 1849. 1849 में बैथ्यून स्कूल में बने. ठीक है. अब अगर हम आपसे कहें कि बैथ्यून स्कूल क्या आपका सभी के एडमिशन लेता था, तो आप कहेंगे बैथ्यून स्कूल में नाम लिखा हुआ आपको साफ दिख रहा होगा हिंदू, यानी कि हिंदू बच्चियों को पढ़ाने के लिए था. अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आप में से कितने लोगों ने, एक नाम हम आपके लिए लिखेंगे यहाँ पर, और हम अब करके बताना कितने लोग ऐसे हैं जो चंद्रमुखी बसु का नाम जानते हैं. ईमानदारी से बताना, यस और नो. चंद्रमुखी बसु. और यदि आप कहेंगे यस, तो यस नहीं लिखना है आप लोगों को. आप लोगों को सिर्फ लिखना है कि आप इसका नाम जो जानते हैं, इनका नाम जो आप जानते हैं, किस वजह से जानते हैं, किस वजह से, मतलब इनका नाम आपने कहाँ सुना है. यस वालों को सिर्फ ये लिखना है. बाकी सब लिख रहे हैं नो 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 नो, नहीं जानते. चलो ये मान लेते हैं ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं. बड़े कमाल की बात है, ये भारत की प्रथम महिला ग्रेजुएट है. ये भारत की पहली ऐसी महिला हैं जो आपका स्नातक परीक्षा जिन्होंने की थी, जो ग्रेजुएट हुई थी. तो आप भारत की पहली महिला स्नातक का नाम नहीं जानते हैं, यानी कि महिला शिक्षा के लिए आप लोगों के अंदर भी कहीं ना कहीं उस तरह की मानसिकता फिर है, क्योंकि आप रिसर्च नहीं कर रहे हैं. हाँ, आप भविष्य में जान सकते हैं, ये अलग बात है. आपने अब तक ना जाना हो तो आप आज जान गए, लेकिन अब मत भूलना. ज्योति बसु, क्या बोलेंगे आपका? चंद्रमुखी बसु. तो चंद्रमुखी बसु जो हैं 1884 में
1884 में, लिख लेना इस बात को, ग्रेजुएट होने वाली ग्रेजुएट होने वाली ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला हैं। ग्रेजुएट बोलते हैं स्नातक को, पहली महिला होने वाली पहली महिला हैं, पहली महिला। ठीक है, इसके बाद में आपने देखा होगा, और ये इसी स्कूल में एडमिशन चाहती थी, बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स में, तो इनको एडमिशन नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये एक बंगाली थी और इन्होंने ईसाइयत को एक्सेप्ट कर लिया था, तो ये बंगाली ईसाई हो चुकी थी, तो बंगाली ईसाई हो चुकी तो ईसाइयों को एडमिशन नहीं था वहाँ पर। लेकिन बाद में देखिए, जब ये पहली ग्रेजुएट महिला बनी, जिस स्कूल ने इनको रिजेक्ट किया था उसी स्कूल में फिर ये प्रिंसिपल बनी थी, इसी स्कूल की प्रिंसिपल फिर ये बनी। तो जो समाज आज आपको स्वीकार नहीं कर रहा है, अगर आपके अंदर बच्चे क्षमताएं हैं, तो आपके अंदर यदि क्षमताएं हैं और आप उन क्षमताओं के द्वारा, अपने जुनून के द्वारा आगे बढ़ते हैं, तो वही समाज फिर आपको अपने सिर पर बिठा के रखता है, यानी कि फिर आपको सम्मान बहुत देता है। ठीक है, ऐसी एक महिला रही 1884, इनका हुआ 1886। 1886 में पहली महिला डॉक्टर कौन है देश की? इनको आप जानते होंगे, पहली महिला डॉक्टर 2 वर्ष बाद ही पहली महिला डॉक्टर ये बनी थी आपका कादम्बनी गांगुली। कादम्बनी गांगुली, इनका नाम हम आपको कांग्रेस के अधिवेशन में भी बताएंगे, कांग्रेस के सेशंस हम पढ़ेंगे। तो मैंने बताया इनके 2 वर्षों के बाद में कादम्बनी गांगुली, कादम्बनी गांगुली कौन है? पहली फिजिशियन बनी, या बोलेंगे कि जिन्होंने आपका यूरोपियन मेडिसिन में काम किया, तो वो पहली महिला थी। ठीक है, जो आपका डॉक्टर बनी है। ओके, तो यहाँ पर कादम्बनी गांगुली जी के बारे में बात करने की जरूरत क्या है? क्योंकि मैंने क्या बोला, पहली महिला डॉक्टर बोले, या फिजिशियन भी आप लिख लेना, फिजिशियन, पहली महिला फिजिशियन थी। ओके, और जो कांग्रेस को भी संबोधित किया था, तो कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला भी यही थी। अब इस समय पर क्या है, महिला एजुकेशन के लिए प्रयास चल रहे थे या नहीं? तो आप सबको मैंने बताया था, कैनिंग के समय पर आपका 3 जगह यूनिवर्सिटी बनाई गई थी हमारे देश में, आप सबको यदि याद हो तो बताएं कौन कौन सी 3 जगह थी? एक तो कलकत्ता था, है ना, एक आपका बम्बई में, और एक मद्रास में। 3 जगह पर क्या हुआ था, आपका यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। तो ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की वजह से, ये लोग यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी की वजह से? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कहाँ से पास हुए थे ये लोग? कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह से जब महिलाओं ने शिक्षा पाली, अब आप इस समाज की सोच देखना, तो एक बंगाल में पत्रिका थी, क्योंकि इनका जब एडमिशन नहीं हो रहा था कादम्बनी गांगुली का, तो इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने बहुत प्रयास किए उनके लिए, है ना, और लड़ाई भी लड़ी, कानूनी दरवाजे तक भी वो गए, और उस तरह से उन्होंने उनका एडमिशन कराया था। उस समय इतनी जिद होती थी, मतलब इतना संघर्ष करना पड़ता था एक महिला को शिक्षा के लिए। तो इनके जो पति थे गांगुली जी, उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आजकल के लड़कों की तरह नहीं कि भाई समाज में पड़ोसी ये कहेगा कि यार इसकी तो पत्नी पढ़ने जाती है, इसकी तो पत्नी पढ़ाई कर रही है, और कल को इसकी पत्नी जॉब करेगी तो कल को समाज ये कहेगा ये तो बहू का खाते हैं, या इस लड़की का खाते हैं, ये तो इसकी कमाई खाते हैं। तो वो उस मानसिकता के लोग अब से आप समझिए 150 वर्ष पहले तक भी शिकार नहीं थे। तो वो व्यक्ति कितने बौद्धिक रहे होंगे, यानी आज 150 वर्ष हो चुके उस घटना को, और अभी भी लोगों का ये माइंडसेट है कि नहीं है? आप बताइए, आप देखते होंगे, कहते होंगे हाँ शादी होगी ठीक है, घर में काम करो, अब क्या पढ़ाई वढ़ाई करने, अब तुम पढ़ाई करने जाओगी तो गांव देखेगा तुमको पढ़ाई करते हुए। लेकिन गांगुली जी ने कहा नहीं, मेरी वाइफ को पढ़ने का अधिकार है और मेरी वाइफ आगे पढ़ाई कर सकती है, तो उन्होंने उसको आगे बढ़ाया बहुत आगे। तो बंगाल में एक पत्रिका आती थी उस समय, बंगवासी, बंगवासी एक साप्ताहिक पत्रिका थी, तो विद्याभूषण उसके संपादक थे। तो उस बंगवासी पत्रिका ने, पता है कादम्बनी गांगुली के बारे में क्या लिखा? उन्होंने कादम्बनी गांगुली को लिखा वेश्या, स्पष्ट शब्दों में, ये समाज में एक नई वेश्या है।
वेश्या आप समझ सकते हैं कितना अपमान सूचक शब्द है, जो सारी प्रथाओं गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके एक लड़की आगे बढ़ी और उसको उस समय के समाज ने, उस समय की एक प्रसिद्ध पत्रिका ने वेश्या लिख दिया। आप समझिए कि जो लोग ये कहते हैं कि साहित्य शिक्षा से जुड़े हुए हैं तो वो तो बौद्धिक लोग होते हैं। अब जो कोई एक संपादक हैं तो उस समय के समाज की सोच क्या रही हो, आगे पढ़ने वाली, और ये समाज ऐसा ही है बच्चे। मैं आपसे बता दूं 150 वर्ष पहले की बात नहीं है, ये समाज आज भी ऐसा ही है। जब जब आप गुलामी की बेड़ियों को तोड़ेंगे, जब जब आप आगे बढ़ेंगे, तब तब ये समाज आपके ऊपर लांछन लगाएगा और आपको उसको इग्नोर करना होगा। सावित्रीबाई फुले जी के साथ भी तो यही हुआ। जब ज्योतिबा फुले जी ने स्कूल खुलवाया, उन्होंने कहा कि तुम बच्चियों को पढ़ाओ। शुरुआती दौर में कुछ बच्चियां आई उनके पास पढ़ने, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग की बच्चियां थीं या जिनके पास साधन नहीं थे पढ़ने के, तो उन्होंने पहले उनसे कहा कि भाई आप इनको पढ़ाओ। तो क्या होता था, जब वो रास्ते में जाती थी तो आपने देखा होगा ना, उनके ऊपर कोई गोबर फेंकता था, कोई कंकड़ मारता था, कोई पत्थर मारता था। एक बार तो रोई खूब आकर के ज्योतिबा फूले जी के पास बैठ करके, ये समाज मुझको इस तरह से ताने कसता है, और मैं जो ये कार्य करना चाह रही हूँ, जिस क्षेत्र में मैं सफल होना चाह रही हूँ, या मैं बच्चों को पढ़ाने का ही तो काम कर रही हूँ, तो मैं इस कार्य को करने की अब जो क्षमताएं हैं वो मेरे अंदर नहीं बची हैं। तो ज्योतिबा जी ने उनको आपका एक साड़ी और दी ला करके। उन्होंने कहा कि तुम ये एक साड़ी और रखो, और जस्ट ठीक है, रास्ते में तुम्हारी साड़ी यदि गंदी हो जाती है किसी वजह से, तो तुम वहाँ जा करके अपनी साड़ी बदल के पढ़ा दो, है ना, और गंदी साड़ी को फिर से पहन के आ जाओ। ठीक है, लोगों का तो काम है, जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको रोकेंगे, वो अपनी जितनी भी भर्त्सनाएं हैं, जितनी भी आलोचनाएं हैं, आपके ऊपर थोपने का प्रयास करेंगे। बात समझ गए? तो कभी भी घबराना नहीं है उस एक चीज़ से, जब सोसाइटी में आप आगे बढ़ें तो आपकी उड़ान होती रहनी चाहिए, ये जरूरी बात है। ओके, तो ये उस समय की घटनाएं थी, तो ये हमने आपको बता दी। अब यहाँ पर एक बात और क्या आई, अब हिंदू फीमेल स्कूल हमने आपको बता दिया, और यहाँ पर लिखना ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की जो पुस्तकें थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पुस्तक तो आज भी चलती है, इस आपका इनकी जो किताब है वो चलती है आपका विद्यासागर जी की, वहाँ बंगाल में। किताब का नाम है वर्ण परिचय। ये बंगाली वर्णमाला के ऊपर है, वर्ण परिचय, वर्ण परिचय। और एक किताब है इनकी रिजु पाठ, रिजु पाठ। कौन सी किताबें लिखी इन्होंने? वर्ण परिचय, वर्ण परिचय, और दूसरी बुक का नाम है इनकी का रिजु पाठ, रिजु पाठ। ठीक है, रिजु पाठ। बात समझ गए इनका योगदान क्या है समाज को? तो इन्होंने क्या है, बच्चियों की किस किस क्षेत्र को आप समझे एक बार लिखे। एक तो बच्चियों की शिक्षा के लिए इन्होंने काम किया, 35+ स्कूल स्थापित किए, विधवाओं की स्थिति के लिए इन्होंने काम किया, बाल विवाह को रोकने के लिए इन्होंने काम किया, और समाज में किस चीज़ के लिए इन्होंने एनलाइटन करने के लिए, उसके लिए प्रयास किए। ठीक है, बोलेंगे भी फटाफट से, बोलेंगे जी भैया। भारत में पहली महिला स्नातक जो है वो कादम्बनी गांगुली थी, एक बार देख लीजिए। हाँ, वही फैक्ट है। 1886 में ये भी पहली स्नातक डॉक्टर बनी थी, यही अंतर है, स्नातक डॉक्टर ये भी पहली बनी थी, और चंद्रमुखी बसु भी। ठीक है, चंद्रमुखी बसु इनसे पहले थी। और अक्सर क्या होता है, कई बार परीक्षाओं में क्वेश्चन भी पूछा गया है, भारत की पहली महिला ग्रेजुएट, तो जब ऑप्शन में चंद्रमुखी बसु का नाम ना हो और विकल्प में सिर्फ कादम्बनी गांगुली का नाम लिखा हो, तो इसका मतलब है फिर आपको कादम्बनी गांगुली को चुनना पड़ेगा। थम्सअप करें, समझ गए बात? थम्सअप करके बताएं। इनके कार्य कैसे रहे, तो आप कहेंगे भैया इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। ठीक है, इन्हीं के कार्यों की वजह से मैंने एक चीज और बताई थी आपको, यदि याद हो, नेटिव मैरिज एक्ट कब आया था बताओ? नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट जब आया था, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से आया था, तो उसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर के भी प्रयास शामिल थे, एक्ट में शामिल थे। ठीक है, इनके भी प्रयास थे उसमें, केशव चंद्र सेन के साथ में। और नेटिव मैरिज एक्ट में मुझे बताओ, फीमेल की एज कितनी कर दी गई थी शादी के लिए? 14 ईयर्स मिनिमम, इतनी तो होनी चाहिए। और मेल के लिए, पुरुष के लिए कर दी गई थी 18 ईयर्स, 18 ईयर्स यही की गई थी। तो आप कहेंगे हाँ जी, कम से कम 14 वर्ष कर दी गई। ओके, इसके बाद में अभी हमारा वर्तमान में जो चलता है, मुझे बताओ, जो हिंदू विवाह अधिनियम चलता है, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट में कितनी एज है बताओ? हिंदू विवाह अधिनियम, ये वर्तमान में तो ये चलता है, कब से चलता है भैया? ये आपका 1955 का था, और 1978 में इसमें लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, 1978 में संशोधन हुआ था, अमेंड किया गया था इसको, संशोधन किया गया था इसमें, संशोधन किया गया था। और इसमें फीमेल की जो एज थी वो 18 कर दी गई, 18 ईयर्स कम से कम होनी चाहिए।
और मेल की जो एज है वो कर दी गई इसमें 21 ईयर, कम से कम पुरुष की उम्र इतनी होनी चाहिए। लेकिन क्या सभी लोग वर्तमान में इसको फॉलो करते हैं? तो आप कहेंगे वर्तमान में भी इसको फॉलो नहीं करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया था? लिख लेना इसको भी, 1955 का है, 1955। संशोधन कब हुआ था? 1978 में। और अभी सरकार क्या कह रही है? सरकार इस बारे में विचार कर रही है कि भविष्य में लड़कियों की जो मिनिमम एज है शादी की वो 21 होनी चाहिए, और लड़कों की जो मिनिमम एज है वो 25 होनी चाहिए। क्या बोलेंगे? 25 होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए वो अब विचार कर रहे हैं कि इस तरह से उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक प्रथा और थी, बहुपत्नी प्रथा। ये कहाँ पर चलती थी बहुपत्नी प्रथा? बहुपत्नी प्रथा जो पॉलीगैमी चलती थी, पॉलीगैमी, पॉलीगैमी। तो आप कहेंगे बंगाल में चलती थी, भैया आपने हमको समझाया था। तो ये पॉलीगैमी का विरोध करते थे, पॉलीगैमी का विरोध ये करते थे। ओके, ये घटनाएं आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब जब इनका दौर था, जब ये महिला शिक्षा के लिए काम कर रहे थे, इसी समय पर जैसे इन्होंने बैथ्यून स्कूल खोला 1849 में, मतलब खोला तो इलियट बैथ्यून ने, लेकिन ये उसके सचिव बने, उनके सहायक बने थे। इसी समय पे एक और आपका युगदूत जिन व्यक्तियों को कहते हैं, आप समझिए जिनके नाम के आगे महर्षि लग गया हो, ऐसे एक व्यक्ति का जन्म हुआ जिनका नाम है महर्षि धुंधो केशव कर्वे। महर्षि धुंधो केशव कर्वे। महर्षि का मतलब समझते हैं? महाधन ऋषि, संधि विच्छेद आप जानते होंगे, महान ऋषि हुए हैं। महर्षि धुंधो केशव कर्वे, धुंधो केशव कर्वे 104 साल जिए। कहते हैं ना अच्छे व्यक्ति बहुत लंबा जीवन नहीं जीते, वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? मिथ है। वो उसी एक चीज का हिस्सा है जिसमें कहते हैं ना भगवान अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता, तो वो सांत्वना देने की बात है। भाई किसी के घर कोई घटना घटी और कम उम्र में कोई व्यक्ति चला गया, तो आप उसको सांत्वना कैसे देंगे? या तो आप चुप बैठ जाए, या आप जा करके उस व्यक्ति को मतलब हाथ स्पर्श करके कुछ ना बोले हुए उसको कोई सांत्वना दें इस तरह से। या एक तरीका ये आप ये कहें कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी बुला ले। ऐसा होता है नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। ऐसा नहीं है कि जो अच्छे लोग हैं वो कम ही जीते हैं, या जो जा, फिर तो इसका मतलब दूसरा पहलू ये हुआ ना कि जो लोग ज्यादा जी जाते होंगे वो अच्छे लोग नहीं होते होंगे, है ना? जैसे संत परंपरा के किसी व्यक्ति ने अपने योग आदि सारी चीजों का ध्यान रखते हुए 100 वर्ष का जीवन यदि प्राप्त कर लिया, तो फिर तो वो सब अच्छे व्यक्ति नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। ओके, मैंने यही कहा ना आपसे, आपको रेशनल होना पड़ेगा। तो धुंधो केशव कर्वे, इनका क्या था कि इनका ये मानना था कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। ये डी के कर्वे जी का स्टेटमेंट है बहुत बड़ा। इनका जन्म, जन्म याद रख लेना, जन्म 1858 में, 1858। और इनकी जो मृत्यु हुई वो हुई आपका 1962 में। तो कितने वर्षों का जीवन हो गया? महर्षि जी का जीवन रहा 104 वर्षों, 104 वर्षों। क्या क्या कार्य इन्होंने किए भैया? पहली चीज लिखना, पहली चीज एक तो याद रख लेना, इनका जो जन्म हुआ, इनके जन्म के 100वें वर्ष, 100 वर्ष कब हुए होंगे इनके? 1958 में। तो 1958 में भारत सरकार ने इनको इनके कार्यों के लिए भारत रत्न दी, भारत रत्न इन 1950। भारत रत्न आप सबको पता होना चाहिए कि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा सम्मान, या कहें सबसे बड़ा नागरिक नागरिक पुरस्कार है, या कहें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, एक ही बात है। इससे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत में कोई नहीं है। तो पहला भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर सिविलियन अवार्ड में माना जाता है पद्म विभूषण को, फिर पद्म भूषण को, और चौथे नंबर पर माना जाता है पद्म श्री को। ये किसके लिए? सिविलियन अवार्ड, नागरिक सम्मान है ये। सेना में सम्मान अलग अलग तरह के हैं। सेना में दो स्तर से सम्मान दिए जाते हैं हमारे देश में, एक युद्ध काल में और एक शांति काल में। जैसे युद्ध काल में आपका परमवीर चक्र होता है, फिर महावीर चक्र होता है, फिर वीर चक्र होता है। ठीक है, इस तरह से मेडल घटते हैं। अगर युद्ध काल नहीं है, शांति काल, और किसी ने अभूतपूर्व प्रदर्शन या उत्साह दिखाया है अपना, तो उनके लिए आपका फिर आप जानते होंगे अशोक चक्र कैटेगरी है। ठीक है, अशोक चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है, शौर्य चक्र होता है। तो ये भारत में सम्मान है। ठीक है, 3 स्तर के, एक तो आपका युद्ध काल, एक शांति काल, और एक आपका नागरिक सम्मान। बात समझे? तो क्या कहेंगे भैया, 1958 में उनको भारत रत्न मिला। 1893 में इनका प्रमुख कार्य रहा। 1893 में विधवा पुनर्विवाह प्रचारक मंडल की स्थापना। क्या बोलेंगे? 1893 में विधवा
पुनर्विवाह प्रचारक मंडल, क्योंकि अभी समाज के सब वर्गों तक ये बात नहीं पहुंची थी, तो इन्होंने कहा इस चीज़ का प्रचार करो, इनकी शादी होनी चाहिए, और ये लागू हो चुका है बंगाल में। 1893 में विधवा पुनर्विवाह प्रचारक मंडल की स्थापना इस जगह पे की थी भैया इन्होंने। इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, इनकी कर्म भूमि महाराष्ट्र रही। ये स्थापना इन्होंने की पुणे में। कहाँ पर? पुणे। पुणे अर्थात महाराष्ट्र। ठीक है, क्या बोलेंगे? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विडो विडो रीमैरिज प्रोमोटर बोर्ड इन 1893, 1893 में इसकी स्थापना हुई। दूसरी चीज इनकी क्या रही? 1893 में ये कर दिया। 1896 में हिंदू महिला विद्यालय और हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। हिंदू विधवा गृह किस क्षेत्र में ज्यादा काम कर रहे हैं बताओ? हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। और हिंदू विधवा गृह की जो इन्होंने स्थापना की, ये भी कहाँ पर की? ये भी की इन्होंने पुणे में। पुणे यानी कि महाराष्ट्र में। तो क्या लिखेंगे? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू वुमेन कॉलेज एंड हिंदू विडो हाउस इन 1896 इन पुणे, 1896 में। और ये जो हिंदू विधवा गृह था इनका, हिंदू विधवा गृह, इस हिंदू विधवा गृह में ये क्या होता था? विधवा महिलाओं को आश्रय मिलता था, शेल्टर मिलता था। विधवाओं को आश्रय, ये लिख लीजिए। विधवाओं को आश्रय मिलता था इसमें। शेल्टर फॉर विडोज, शेल्टर फॉर विडोज। तो पहले तो इन्होंने विद्यालय बनाया और फिर बनाया एक ग्रेजुएट विद्यालय। तो लिखना आपका स्नातक महिला विद्यालय, और ये देश का पहला स्नातक महिला विद्यालय है, याद रखना। स्नातक महिला विद्यालय, ये आपका क्या बोलेंगे? ग्रेजुएट वुमेन स्कूल, क्योंकि विश्वविद्यालय तो बहुत सारे थे अब तक देश में। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने की 1916 में, लेकिन ये पुणे में ना करके इन्होंने की बम्बई में। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, बम्बई में। ठीक है, स्नातक महिला विद्यालय। बाद में इसी का नाम क्या हो गया? इसी का नाम, जैसे आप अक्सर पढ़ते होंगे, एसएससी बहुत बार पूछा है इसको, श्री नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय बाद में हो गया। इसको हम अगर आज कहें तो SNDT के नाम से जानते हैं, और देश भर में इसकी शाखाएं हैं। SNDT, श्री नाथीबाई दामोदर ठाकरसी। ठीक है, श्री नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय। तो अब मैं अगर आपसे प्रश्न पूछूं कि धुंधो केशव कर्वे किन दो क्षेत्रों से जुड़े रहे, बोलेंगे अभी फटाफट से? बोलेंगे, लेकिन सर दलितों के लिए कोई आवाज नहीं उठाता था। अजीत कुमार, शायद आप हमारी कक्षा को ध्यान से नहीं कर रहे हैं, तभी आपके दिमाग में इस तरह का प्रश्न पैदा हुआ है। अगर आप हमारी कक्षा को ध्यान से सुनते तो ये प्रश्न आपके दिमाग में पैदा नहीं होता। जब हम ये कह रहे हैं कि जात पात के विरुद्ध हैं लोग और अंतरजातीय विवाह को राजाराम मोहन राय बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि समाज में सिर्फ और सिर्फ दूरियां इससे कम होंगी, तो इसका मतलब वो किस बारे में बात कर रहे हैं? वो हर एक वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, वो पिछड़ों के बारे में बात कर रहे हैं, दलितों के बारे में बात कर रहे हैं, या सभी का, ब्रह्म समाज से निकली हुई जितनी भी संस्थाएं हैं उन सभी का मूल उद्देश्य वही था। समझे? बात समझेंगे तो किस चीज़ के लिए बात काम कर रही है? एक तो आपका जो महिलाओं की शिक्षा है, वुमेन एजुकेशन के लिए, और साथ में आपका विडोज के लिए। तो ये धुंधो केशव कर्वे रहे। ऐसे ही इस युग में आए आपका
युग में। कौन? ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ज्योतिराव गोविंदराव ज्योतिराव गोविंदराव फुले। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, धोंदो केशव कर्वे जी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी के बारे में अब हमको पढ़ना है। इनका जो जन्म हुआ था साथी, जन्म हुआ था इनका आपका 1827 में, और मृत्यु इनकी हुई थी आपका डेथ, मृत्यु इनकी हुई थी 1890 में। 1890 में। तो आप ये समझिए, आज आप देश में किन को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं? तो महात्मा गांधी जी, ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि महात्मा या राष्ट्रपिता उस व्यक्ति को कहना चाहिए जिसने इस समाज में निचले वर्ग को सबसे ज़्यादा अपलिफ्ट किया हो, अपलिफ्ट किया हो। गांधी जी कमतर नहीं है इस चीज़। गांधी जी ने इस देश को बहुत दिशा दिखाई है। हम गांधी जी के विचारों पर, गांधी जी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो महात्मा है स्वयं, यानी कि गांधी जी ने स्वयं इनको सच्चे महात्मा कहा था कि सच्चे महात्मा ये हैं, सच्चे महात्मा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि मैं 3 लोगों को अपना गुरु मानता हूँ, जिसमें से आपका पहले गौतम बुद्ध, दूसरे कबीर, और तीसरे व्यक्ति ज्योतिराव गोविंदराव फुले जी हैं। नेहरू जी ने इनके बारे में बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था। नेहरू जी ने कहा था कि इस देश में जैसे जैसे किसान और मजदूर की उन्नति होगी, जैसे जैसे किसान और मजदूर शिक्षित होता जाएगा, वैसे ही वैसे ज्योतिबा फूले जी का नाम जो है वो और प्रकाशमान होता जाएगा, उनका नाम और उभरता जाएगा। तो इतनी महान शख्सियत ये थे। तो किसी को भी भैया हम अगर महान शख्सियत कह रहे हैं, या इतने आपका जो स्टेटमेंट दिए लोगों ने, नेहरू जी का स्टेटमेंट हुआ या गांधी जी का स्टेटमेंट हुआ, आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का स्टेटमेंट हुआ, तो इन स्टेटमेंट के पीछे ऐसा तो है नहीं कि कोई व्यक्ति इन स्टेटमेंट्स को ऐसे ही दे देगा कि ऐसे ही उन्होंने ये कथन कह दिए होंगे। तो कुछ उनके कार्य रहे होंगे इस तरह के। तो वो कार्य क्या थे, उन कार्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दरअसल में मैं इनके बारे में बताऊं आपको, तो ये पहले तो महाराष्ट्र में थे। इनका जो मतलब परिवार था अपना, इनके दादाजी भी आपका बहुत सारी प्रथाओं के खिलाफ थे। मैंने कहा था आपसे कि महाराष्ट्र में पेशवाई पेशवाई के समय पर क्या हुआ था कि आपका जो राजस्व था उस एक अनियमित वसूली की जाती थी। तो इनके दादाजी विरोधी बने उस अनियमित वसूली के, और वहाँ पर जो राजस्व अधिकारी थे उनकी हत्या इनके दादाजी ने कर दी जब वो शोषण कर रहे थे। तो यानी कि शोषण के खिलाफ तो इनकी फैमिली पहले से आवाज़ उठाती आई थी। और फिर ये आपका फुले जाति से आपको पता होना चाहिए, जैसे हम उत्तर भारत में फुले बोलते हैं आपका माली समुदाय को, या जिनको हम सैनी के नाम से भी जानते हैं। तो ये उस समुदाय से थे। जब इन्होंने आकर के वहाँ से, इनके दादाजी तो आ गए उस हत्याकांड के बाद में, तो जब ये इधर आकर के आपका शिफ्ट हो गए तो उन्होंने व्यापार शुरू किया। तो फूलों का व्यापार शुरू, फूलों का, उसी फूलों के व्यापार की एक घटना जुड़ी हुई है कि इनकी दुकान पर जो व्यक्ति काम करता था परंज पे, ठीक है, तो उसके यहाँ इनको शादी में जाना हुआ एक बार। शादी में जाना हुआ तो उस समय पर क्या था, बहुत जगह पर आपका जो माली समुदाय था उसको शूद्रों की भांति माना जाता था, शूद्रों की भांति, यानी निम्न वर्ग में उनकी गिनती होती थी। तो निम्न वर्ग में जब गिनती होती थी तो ये जब वहाँ शादी में गए तो इनको शादी में वहाँ सामना करना पड़ा इस एक बात का, जो इनके जीवन में परिवर्तन लेकर के आई कि वहाँ लोगों ने इनको धिक्कारा, वहाँ लोगों ने इनको बाहर निकालने की बातें की। अब ये तो अपने दोस्त की शादी में उसके बुलावे पर गए थे, है ना, मतलब इनके साथ जो सहकर्मी था इनकी दुकान पर। तो जब इनके साथ में इस तरह की घटनाएं घटी, जब इन्होंने देखा कि यार जाति का जो कीड़ा है लोगों के अंदर कितना घुसा हुआ है, या अगर हम बात करें कितना मतलब अपनी जड़ें जमा चुका है, तब इन्होंने सोचा कि मैं इस जाति व्यवस्था के खिलाफ में, इस जात पात के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ूंगा और इस जात पात के खिलाफ मैं संघर्ष करूँ। और उनकी जो जर्नी है वो उनके जीवन भर चली, पूरे जीवन भर उन्होंने उसके लिए प्रयास किया। तो उन्हीं प्रयासों में आपसे पास यदि कभी समय हो तो आप एक पुस्तक पढ़ेंगे मेरे कहने से। उस पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। मतलब लगभग आपको मुश्किल से 90-95 पेज किताब है, ठीक है। आप जिस भी भाषा में आपके पकड़ रखते हो, इन्होंने तो उसको मराठी में लिखा, विमल कीर्ति जी ने अनुवाद किया, वो आपको आसानी से मिल जाएगी। तो यदा कदा जैसे मैं आपको बुक्स कुछ बताता रहता हूँ कि आप पढ़ेंगे उनको, ऐसे ही अपनी एक विश लिस्ट में लिखिए किताब गुलामगिरी, और प्रॉमिस करिए आप मुझसे ज़रूर पढ़ेंगे, और तार्किक होके पढ़ेंगे, तार्किक होके।
तो वहाँ पर क्या है कि उनसे कोई एक व्यक्ति सवाल कर रहे हैं और आपका ज्योतिबा जी उनके सवालों के जवाब दे रहे हैं, और वो सवाल उन तमाम सारी व्यवस्थाओं पर हैं जो आपका वैदिक व्यवस्था है, जितने वेद हैं या जो कुछ भी आपका जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में सवाल हैं। कैसे इस देश में जातियां बनी, कैसे वो आडंबर फैलाया गया, कुछ जातियों ने खुद को ऊंचा दिखाया, कुछ जातियों ने खुद को नीचा दिखाया, कैसे किस उसको आधार बनाने के लिए कि हाँ ये तो आपका मुख्य वाणी है, ब्रह्मा के मुख से ही उच्च जातियां पैदा हुई हैं। तो किस तरह से उसको समाज में ला करके थोपा गया है, वो रास्ता क्या था, किस तरह से शोषण को बढ़ाया गया, और किस तरह से ये धारणाएं चलाई गई कि निम्न वर्ग के पास में अधिकार नहीं होने चाहिए, ना शिक्षा का होना चाहिए, ना पढ़ने का होना चाहिए, ना वेद पढ़ने का, ना वेद सुनने का, आदि चीजें चलाती गई। और ये समाज में फिर क्या हो गया, लोग, अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले भी बताया था, जब समाज में एक वर्ग बहुत प्रचारित प्रसारित करे और उसी पर शिक्षा का अधिकार हो, तो वो चीज़ें फिर बाकी समाज भी क्या करता है, धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर लेता है। जैसे मंत्र आदि, जैसे आप प्राचीन चीज़ों को जानोगे तो पहले क्या होता था, अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई होती थी, हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ जी, अस्त्र शस्त्रों से लड़ाई होती थी। तो आप एक बात बताइए, जैसे आज ओलंपिक में लोग जाते हैं, तो क्या आप गोल्ड मेडल ओलंपिक में मंत्र से ला सकते हैं? हाँ या ना? मेरा मतलब साधारण सा प्रश्न है आपका, आप बताना मुझे कि क्या आपका, या फिर हम चीन से युद्ध मंत्रों के द्वारा जीत सकते हैं? या हमने, अगर ऐसा था तो हमने मुस्लिम आक्रमणकारी जो हमारे देश में इतना अत्याचार कर रहे थे तो उनको क्यों नहीं रोक लिया हमने? या मतलब कि जो पूरे दुनिया में अगर हम पूछें तो पावर हम बन सकते हैं क्या? या कुछ हम तमाम तरह के जप कर लें और उन जपों के द्वारा क्या हमारे यहाँ पर हम मनुष्यों के मस्तिष्क को मतलब एक ताकतवर मस्तिष्क बना सकते हैं? या तो इस तरह का मतलब तो ये हुआ ना कि फिर तो आप अध्ययन को छोड़ेंगे, आपको यूपीएससी पास करना है तो आप अध्ययन छोड़ करके और आप एक काम करेंगे कि भाई ठीक है, हम तो किसी एक मंत्र का जाप कर लेते हैं और उस मंत्र के जाप से मैं प्रथम रैंक मेरी आ जाएगी। ऐसा पॉसिबल है क्या? तो इसका मतलब क्या है फिर? तो जो भक्ति है, भक्ति शांति का मार्ग है, भक्ति शांति के लिए है, ठीक है। लेकिन सफलता के लिए तो आपको फिर कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो शांति का मार्ग अलग है, वो आपका क्या व्यक्तिगत शांति की बात है, और उससे भी व्यक्तिगत शांति मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और जिसको मिल जाए उसके लिए अच्छा है भाई। जो आपका मान के चलो पाखंडी व्यक्ति है तो उसको भक्ति से कहाँ ही शांति मिल जाए। और अगर भक्ति से व्यक्ति शांत हो जाता तो आपको लगता है कि जितने भी लोग ये भक्ति कर रहे हैं लोगों का शोषण नहीं कर रहे हैं? इस देश में जितने भी पूंजीवादी लोग हैं, जितने भी बहुत बहुत अमीर वर्ग के लोग हैं, क्या वो पूजा पाठ नहीं करते हैं? आप मुझे बताएं। क्या वो मंदिरों में नहीं जाते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल जाते हैं भैया। और मंदिरों में जाते हैं तो क्या वो समाज के उस वर्ग को अपलिफ्ट कर देते हैं जिसका शोषण हो रहा है, जो किसानों का शोषण हो रहा है, जिनके पास में इतना मतलब आपका खरबों रुपए हैं जिनके पास में, तो वो क्या समाज के उस वर्ग को अपलिफ्ट कर देते हैं, उनका उत्थान कर देते हैं? तो आप कहेंगे नहीं, यानी कि ईश्वर के द्वारा तो उन्होंने भी नहीं पाया, उस रास्ते को तो वह भी नहीं पा पाए। उन्होंने भी अपने खुद के प्रोडक्शंस पर ध्यान दिया, और उन्होंने उस प्रोडक्शन में किस तरह से एक छोटे से छोटे स्तर पर मजदूरों की किस तरह से अनदेखी हो रही है। तो पूंजीपतियों ने देश में यही तो किया, इस मजदूरों का, किसानों का जो शोषण किया है। इसी के खिलाफ तो भगत सिंह जी ने खड़े हुए अपनी युवावस्था में, है ना? क्यों भगत सिंह, आप एक किताब और पढ़ना, आप लिखे अपनी किताब और, मैं नास्तिक क्यों हूँ। क्योंकि भगत सिंह से उनके दोस्त ने कहा था, उनके दोस्त ने कहा था कि भगत सिंह तुम थोड़ी चर्चाओं में आ गए हो, तुम थोड़ा चर्चित हो गए हो, और इसीलिए तुम ऐसी बातें करते हो कि तुम्हारा जो है विश्वास नहीं हो, तुम नास्तिक हो। तो भगत सिंह ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही थी, बड़ी ज़बरदस्त। उन्होंने कहा था इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे थोड़ी चर्चाएं मिल गई हैं, मैं थोड़ा चर्चित हो गया हूँ तो इसलिए मैं नास्तिकवाद की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने उस पर प्रकाश डाला अपनी पुस्तक में कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। हालांकि उस पुस्तक में उनके शुरुआती आप 20 पेज भी पढ़ लेंगे तो 20 पेज में जिक्र मिल जाएगा सारा कि मैं नास्तिक, है ना? तो वो आप जरूर पढ़ना, कि पढ़ना जरूरी है। उन्होंने बताया था कि भाई किस तरह से इस समाज में शोषण होता है, और जब व्यक्तियों का शोषण होता है तो भगत सिंह ने यही सवाल किए कि क्यों इतनी जो घटनाएं घटती हैं मजदूरों का, जब ये शोषण होता है तो क्यों ईश्वर उस शोषण को नहीं रोकते हैं? क्यों फिर ऐसी प्रथाएं लागू कर दी जाती हैं कि ये तो आपका, इनको जन्मों का भुगतान है, पिछले जन्म में इन्होंने खराब कर्म किए होंगे।
जब किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में खराब कर्म किए थे तो उसका चैप्टर वहीं क्यों नहीं क्लोज किया गया? उसके खराब कर्मों की सजा उसको तभी क्यों नहीं दी गई? उसको अगले जन्म तक क्यों ले जाने दिया गया? वो सवाल कर रहे हैं, बस सिर्फ सवाल कर रहे हैं। अब भी विचार करना है इस बात पर, क्योंकि दुनिया में इतनी जो मतलब घटनाएं हो रही हैं, तो क्यों मतलब सबके मन को परिवर्तित क्यों नहीं कर दिया जाता है कि उनके मन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसी भावनाएं आए जो उनको अच्छी भावनाएं आए। पाकिस्तान के आतंकवादी कुछ आते हैं और यहाँ देश में नागरिकों की हत्या करते हैं, तो क्यों नहीं उनका परिवर्तन कर दिया जाता है मन का? क्यों एक व्यक्ति के द्वारा ब्रेन वॉश किया गया ज़्यादा कामयाब हो जाता है उस प्रभु सत्ता के द्वारा किए गए परिवर्तन के मुकाबले, है ना? तो ये मतलब उन्होंने सवाल किए और उन्होंने कहा कि जब मेरे अंतिम दिन आएंगे, तो उन्होंने कहा था, भगत सिंह से एक बात कही थी बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा था कि भगत सिंह, जब तुम्हारे अंतिम दिन आएंगे, जो व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं बचता है और व्यक्ति का जब तक पेट भरा हुआ रहता है तब तक वो एग्जिस्टेंस पे सवाल लगाता रहता है, लेकिन जब अंतिम दिन या खराब पल आते हैं तो व्यक्ति सिर्फ ईश्वर को याद करता है। तो भगत सिंह ने एक बात कही थी कि मतलब अगर मैंने अंतिम दिनों में भी याद किया तो मैं ये मान लूँगा मैं आस्तिक हूँ, लेकिन अगर मैंने अंतिम दिनों में भी याद नहीं किया फिर तुमको ये मानना पड़ेगा कि मैं नास्तिक किन्हीं मूल कारणों की वजह से। मैं एग्जिस्टेंस पे जो सवाल है वो मूल कारणों से उठा रहा हूँ, और अंतिम दिनों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, मुझे सच में याद नहीं है। मैंने ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की कि मुझे इसके लिए बचाया जाए या कोई सर्वोच्च शक्ति मुझे इसके लिए बचाए। तो वो पढ़ना, आप एक बार थम्स अप करें, आप कहेंगे जी जरूर हम उसको पढ़ेंगे। तो ज्योतिराव गोविंद फूले ये बले बढ़े, और इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या हुआ इनका, सबसे इम्पोर्टेंट है इनका क्या उद्देश्य था, तो ये जाति के भेदभाव के खिलाफ खड़े हुए। जातीय जातीय भेदभाव के खिलाफ, जातीय जातीय भेदभाव के खिलाफ, जातीय भेदभाव के खिलाफ, अगेंस्ट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और जो वुमेन एजुकेशन थी उसके खिलाफ ये खड़े हुए। तो इसके लिए इन्होंने क्या लिखा, आपका सबसे पहली चीज 1873 में 1873 में एक समाज पहले इन्होंने स्थापित किया, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज की स्थापना की। कहां पर की थी? महाराष्ट्र में स्थापना की। कहां पर की ये? महाराष्ट्र, जरूर लिखना। इनकी बुक का नाम क्या बताया मैंने अभी आपको बताया? ही इस्टैब्लिश सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज इन 1873। ठीक है, और फिर क्या हुआ? 1873 में एक पुस्तक गुलामगिरी लिखी, गुलामगिरी। और इसमें इन्होंने बताया कि किस तरह से निम्न वर्ग या दलित उस सारी कम्युनिटी के साथ में एक अत्याचार हुआ, कैसे एक प्रोपागंडा सेट किया गया ऊंचे और नीचे का, और उसको व्यक्ति के दिमाग में सिद्ध कर दिया गया। मैं आपको एक सिद्धांत बता रहा था कि हम ओलंपिक में मंत्र से नहीं जीत सकते। वो बात मैं आपको क्यों बता रहा था कि प्राचीन समय में क्या हुआ कि मंत्र मंत्र से मतलब था कि आप यदि प्रैक्टिस करेंगे तो किससे जीत पाएंगे आप चीज़ों को? प्रैक्टिस से। आप किसी भी खेल में बेहतर बनेंगे किससे बनेंगे? अभ्यास से बनेंगे। तो प्राचीन समय में जो राजा थे आपका, ठीक है, जो राजा थे यानी कि जितने भी जो अपने आप को उच्च वर्ग के राजा कहते थे, उन सभी ने उसको प्रैक्टिस से सीखा, और उन्होंने प्रैक्टिस की अस्त्रों की। तो उन्होंने जब स्थानीय राजाओं को हराया तो उसके द्वारा एक आपका मैसेज प्रसारित किया कि इन अस्त्रों में क्या है, आपका मंत्र की ताकत है, और ये मंत्रों द्वारा गढ़े गए हैं। और मंत्रों द्वारा जब उनको गढ़ा गया है तो उस तरह से कि लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये जो वर्ग है ये जादू जानता है, इस वर्ग का जो है आपका, उस पर आपका मंत्रों पर सही पकड़ इसी वर्ग की है, सिर्फ और सिर्फ यही उसका अधिकारी है, तो ये हमको हरा देंगे। तो उस समय पर ऐसे चीज़ों को थोपा गया कि एक वर्ग का ही इन पर अधिकार है, एक वर्ग का, ठीक है, एक वर्ग का अधिकार है। तो उसके द्वारा फिर उसको जो अन्य जो क्षेत्र में राजा थे उन सब ने उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया। इन्हीं सब बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया है गुलामगिरी पुस्तक में। 1873 में एक पुस्तक गुलामगिरी
मराठी भाषा में लिखी, मराठी भाषा में लिखी। बताएं किसको समर्पित की थी इन्होंने ये पुस्तक? जो बता दे वही हीरो ऑफ द क्लास है। 1873 में रॉट ए बुक, रॉट ए बुक गुलामगिरी, गुलामगिरी कि कैसे लोगों की सोच को भी गुलाम बनाया गया। गुलामगिरी इन 1873, 1873 इन मराठी लैंग्वेज, मराठी, इन मराठी लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज। और मराठी भाषा में इस पुस्तक को उन्होंने किसके लिए? सावित्रीबाई फुले जी के लिए? नहीं 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 नहीं, ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की थी आपका यूएसए के अच्छे लोगों के लिए, यूएसए के अच्छे लोगों के लिए समर्पित किया है इसको। और इस बात में बहुत बड़ा महत्व है, अच्छे लोगों के लिए समर्पित। किसके लिए समर्पित की थी इसको? यूएसए के अच्छे लोगों के लिए समर्पित। डिवोटेड टू द, डिवोटेड टू द गुड पीपल ऑफ यूएसए। इस बात का क्या मतलब है? देखिए, आज वर्तमान में साथी हम सबको जो जाति मिली हैं वो, अगर मैं ये कहूँ, तुक्के से मिली हैं। वैज्ञानिक सत्य यही है। आप इसके पीछे चाहे जो भी कहानियां लगा लें, पुनर्जन्म जैसी कहानियां आप इसके पीछे लगा लें, अच्छे कर्म खराब कर्म जैसी कहानियां आप इनके पीछे लगा लें, तो उन सबका कोई अर्थ नहीं है। साधारण से स्टेटमेंट ये है कि वो हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, बाय डिफ़ॉल्ट। हमारा जन्म किसी और जाति में भी हो सकता था, उसके कुछ चांसेस रहे होंगे आपका, तो मतलब आप समझिए उसको, या आप जो भी मानते हो, आपकी भी सोच का सम्मान है, जब जो भी मान ले। तो इन्होंने क्या बोला कि यूएसए में जब क्रांति हुई तो यूएसए में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा मौजूद था जो गुलामी से लोगों को आज़ादी दिलाना चाहता था। आप समझ रहे हैं? आप किसी भी जाति से हों, लेकिन आप खराब प्रथाओं को उखाड़ने के लिए उठ खड़े होते हैं, तो आप जीवंत व्यक्ति। और यूएसए में ऐसे लोग मौजूद हुए जिन्होंने वहाँ की कुप्रथाओं को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग से थे, और एक बहुत बड़ा वर्ग सामने आया, तो उन्होंने कहा इस पुस्तक को मैं उस यूएसए के अच्छे लोगों को समर्पित करता हूँ। आपका जन्म हो गया, किसी भी जाति में हो गया, लेकिन आप कहीं भी अमानुषिकता देखते हो, वर्तमान में हो रही है भाई। यूपी बुलंदशहर में, हमारा जिला है अपना बुलंदशहर, वहाँ घटना हुई अभी पीछे अप्रैल एंड में। मध्य प्रदेश टीकमगढ़ में एक व्यक्ति को घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जा रहा है। जानवर है, उसके लिए प्रथाएं तुमने बनाई हैं, और प्रथाएं तुम रिजर्व कर लोगे अपने लिए। तुम ये कहोगे नहीं, घोड़ी पर तो हम बैठेंगे, कोई और नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब तुम क्या कहने चाह रहे हो कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है या जो कुछ भी है, कानून है, व्यवस्थाएं हैं, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है। ठीक है, तुम्हारे पूर्वजों ने उसको बनाया और लोगों पर थोपा जब कानून का शासन नहीं था। उनकी लाठी में दम था। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का उन्होंने खूब शोषण किया, खूब मारपीट की उनके साथ में, क्योंकि कानून नहीं था। जमींदारों को समर्थन था ब्रिटिश सरकार का, तो गरीब और मजदूर का खूब शोषण किया। लेकिन आज थोड़ी ना कर सकते। उस घोड़े या घोड़ी पर सिर्फ तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो मैंने कहा ना, इसीलिए डायरी जी यही तो बात कर रहे हैं कि आपको समानता के भाव को लाना होगा। और तब कहाँ चली जाती हैं वो? क्षत्रिय धर्म क्या है? क्षत्रिय धर्म तो यही है ना कि कहीं पर भी कुछ गलत घटित हो रहा है तो उसके विरोध में वो लोग जाएंगे। तो फिर सभी क्षत्रियों को इसके विरोध में जाना चाहिए, और नहीं तो फिर हमको अपनी क्षत्रियता पे सवाल करना चाहिए कि यार हमारे क्षेत्र में इस तरह की घटना कैसे घट गई। अब क्यों विरोध क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी जाति वालों ने उस घटना को अंजाम दिया है, तो हमारी जाति के लोग हैं, तो हमारी जाति के जो व्यक्ति जो भी कर दे वो सब सही है। दूसरी ही जाति के साथ में तो हुआ है, तो यही इस देश के बेड़ा गर्क होने की चीजें हैं। और एक घटना नहीं, आगरा में क्या हुआ, जालौन में क्या हुआ, क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने की बात है ना। तो सोचने की बात यह है कि अभी भी लोगों के मस्तिष्क में चीजें मौजूद हैं। एनलाइटनमेंट में जो लोग चले गए, जिन लोगों ने उसको मान लिया, जिन लोगों ने प्रयास किए, वो वर्ग आज भी एक सीमित वर्ग है, सीमित वर्ग है। मैं अपने आसपास के क्षेत्र की आज की चीजें बताऊं, आज भी लोगों के अंदर ये मानसिकता है कि ये बर्तन इनके लिए नहीं है, ये उनके लिए नहीं है, उनके यहाँ खा नहीं सकते। अजी हाँ, हम तो उनकी दावत में जाएंगे भला। वर्तमान की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अजी उनको नौते मत दो।
वो कैसे हमारे यहाँ आ जाएंगे? तो वो लोगों के दिमाग में जब चीजें घर कर जाती हैं, क्योंकि नाम मात्र के लोगों ने आंदोलन किया, नाम मात्र के लोगों ने, एक वर्ग कभी उठ खड़ा ही नहीं हुआ, समुचित रूप से उसको क्रांति के रूप में किया ही नहीं गया। सरकारों का लाभ ये है कि उनके वोट बैंक है, उनको क्या ही फर्क पड़ता है, और जिसने उसको झेला नहीं उस पर क्या ही फर्क पड़ेगा। मैंने कहा ना, दुनिया में सिर्फ एक सिद्धांत है, आप किसी चीज को यदि जज करना चाहते हैं तो उस एक स्थिति में खुद को पुट कर दीजिए। महिला का जीवन कितना कठिन है, सोच के देखिए ना, एक बार खुद को पुट करिए महिला की जगह। दलित का जीवन कितना संघर्ष भरा रहा होगा, खुद को दलित की जगह पुट कर दीजिए ना। आरक्षण के विरोधी क्यों बनते हो? पुट करिए ना खुद को, 600 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक, 1500 वर्षों तक अपना शोषण करवाइए, खुद को शिक्षा से बाहर करवाइए पहले। और खुद को जब शिक्षा से बाहर करवा दो और लगातार शोषण हो, लगातार तुमको जब पीटा जाए, लगातार तुमको थूकने ना दिया जाए, लगातार तुमसे जबरदस्ती कार्य कराए जाए, अब 1000 1500 वर्षों के बाद में मांग रखना। समझना तो पड़ेगा ना। समझ भी नहीं सकते तो महसूस तो करना पड़ेगा ना, खुद को उस स्थिति में रखना पड़ेगा। अब सरकारों का भी क्या है कि ठीक है, अब आरक्षण इसीलिए देना था ना कि जो अपलिफ्ट करना था एक वर्ग को, तो जिनके पिछली पीढ़ी जो समझ गए कि आरक्षण का लाभ ये है, उनकी पीढ़ी उनकी पीढ़ी उनकी पीढ़ी, तो वो तो बहुत मजबूत हो गया आरक्षण से। आरक्षण अपलिफ्ट करने के लिए ही तो था, लेकिन अभी उस वर्ग तक पहुंचा ही नहीं है। अब उसको आइडेंटिफाई कैसे करें? भाई जिसके पढ़ाई आज भी, जिसका मान के चलो घर की हालत ऐसी, मजदूर है कोई, मजदूर, वो खुद 18 घंटे काम करता है, तनख्वाह मिलती है उसको 5,500 रुपये महीने की, 5,000, 4 बच्चे हो गए उसके, उसके घर में कभी कोई बीमारी हो गई और उसके ऊपर कर्ज हो गया, उस बीमारी में 50,000, लाख रुपए का, 2 लाख रुपए। अब वो कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो जब उसके बच्चे पढ़ेंगे तो क्या वो अपने बच्चों को वो शिक्षा दे पाएगा? या वो अपने बच्चों को काम पर लगाएगा? क्या विकल्प होगा उसके पास में, आप सोचिए। क्या बाल मजदूरी को जन्म नहीं मिलेगा? आप कहेंगे नहीं जी, एजुकेशन तो फ्री है, अपने बच्चों को तो बिना पैसे के पढ़ा सकता है। बात वो नहीं है ना, बात ये है कि उसके ऊपर जो उसका शोषण करके उसके ऊपर जो थोप दिया गया है वो कैसे उतार पाएगा? तो उसको तो लगेगा मेरे बच्चे भी थोड़ा थोड़ा कमा ले। आप कहेंगे नहीं भैया, अच्छा चलो 2 बच्चों को ला लो, 2 बच्चे। टीचर क्या करते हैं सरकारी स्कूलों में? देखा आपने अपने गांव में जा करके? है कोई इंस्ट्रक्टर जो जांच के कोई रिपोर्ट बनाता हो इस गवर्नमेंट में, कौन से टीचर्स क्या अच्छा कर रहे हैं, कौन अच्छा कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिया जा रहा है, उनको प्रमोशंस उसी हिसाब से मिल रहे हैं जो जो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अपने स्कूल में जिसमें बच्चों को वो संगठित करके बेहतर गवर्नमेंट टीचर प्राइमरी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं, उनको पब्लिश किया जा रहा है। अवार्ड किसको मिल रहे हैं हमारे देश में? पब्लिश कौन है इंस्टाग्राम पे, जो ज़्यादा कपड़े उतार के नाच दे वो ज़्यादा फेमस है। जब आप समाज में वो दर्पण नहीं दोगे, आप ऐसे लोगों को आगे नहीं लेके जाओगे जो समाज को एनलाइटन करने का काम कर रहे हैं, सही तरीके से शिक्षा दे रहे हैं, तो कौन आना चाहेगा उस फील्ड में? तो फिर सबको यही लगेगा ना, अच्छा इस देश में तो इस तरह के लोगों की कीमत है, तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं, सब व्यक्ति वैसा ही हो जाता है। और नहीं तो सरकारी स्कूलों की हालत तुम देखो जा करके, खुद देखो तुम, कोई पढ़ाने को तैयार नहीं है सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को। इसका कारण क्या है? प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं। उनकी फीस है महीने की 10,000, 20,000, 5,000, 4,000, 6,000, 2,500, 2,000। नर्सरी की, स्कूल टू स्कूल डिफर करती है ना। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी गुलामगिरी, किसमें, किसको समर्पित की इन्होंने? अच्छा, और इनके क्या क्या कार्य थे? एक लिखना इनका कार्य, एक हंटर कमीशन आया था 1882 में शिक्षा के संबंध में, हंटर कमीशन से इन्होंने बहस की थी, शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन के समक्ष गवाही दी। क्या होना चाहिए? कमीशन के समक्ष, समक्ष गवाही दी, 1882। क्या बोलेंगे? हंटर कमीशन के समक्ष, टेस्टिफाइड बिफोर हंटर कमीशन, टेस्टिफाइड बिफोर हंटर कमीशन।
हंटर कमीशन। तुम समझ भी पाते हो मेरी बात, मैं क्या बोलता हूँ? हंटर कमीशन इन 1882। इनकी वाइफ का नाम है, इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी आपका सावित्री बाई फुले जी। सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले जी। अपनी पत्नी को पढ़ाया इन्होंने, महिला को। लोग हंसे क्योंकि ये पूरा दिन खेत में काम करते थे, जो समय इनको मिलता था उसी में पढ़ाई करते थे, अध्ययन करते थे अपना। तो इनकी वाइफ भी जाती थी खेत पे काम करने, तो वहीं बैठ कर इन्होंने पढ़ना सिखाया अपनी वाइफ को। तो समाज ने अपोज किया, बताओ यार, बीबी का गुलाम है, बीबी को पढ़ाई करवाता है ना, और समाज की अवहेलना कर रहा है, समाज के खिलाफ जा रहा है। कुछ नहीं है समाज, नथिंग, नथिंग, झूठा प्रोपोगंडा। आप अपनी शादी के लिए आप देखना कितने लोग आपके घर में जब शादी हो और आपके पास पैसे ना हो बिल्कुल भी, है ना, तो ये एक बच्ची की शादी करने की बात आ जाए, तो आप देखना क्या समाज में जो 10-20 हज़ार लोग हैं वो आ जाएंगे, कुछ चुनिंदा लोग आएंगे। तो कुछ चुनिंदा अच्छे लोग हमेशा मौजूद होते, हमेशा। तो कुछ चुनिंदा अच्छे लोग हैं, चुनिंदा अच्छे लोग। तो ये जो भीड़ है ना, ये भीड़, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप नीचे कैसे गिरेंगे, आपका पतन कैसे होगा। और आप अपनी खुशियां मनाने में कभी पीछे मत रहना दोस्त, है ना। आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को इसलिए मत करना कि यार समाज क्या कहेगा। हाँ, वो चीज़ें नैतिक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है आप ये सोचे कि मैं किसी गलत घटना को अंजाम दे देता हूँ, चोरी कर लेता हूँ, समाज के गलत कार्य हो। सही कार्य के लिए आप उसको नज़रअंदाज कर दें, ये सही कार्य है, क्योंकि अभी समाज के अंदर कुछ थोपा गया है। जैसे उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाना शुरू किया ज्योतिबा फूले ने, तो समाज ने विरोध कर दिया उनका। उन्होंने कहा नहीं, हमारा एक ध्येय है, उद्देश्य है, और हम उसको प्राप्त करके रहेंगे, उसको प्राप्त करके रहेंगे। सावित्री बाई फुले। तो इनकी पत्नी जो है सावित्री बाई फुले जी, ये क्या बनी फिर आपका, पढ़ लिख करके पहली महिला अध्यापिका बनी और बच्चियों को पढ़ाया। बहुत स्कूल खोले इन्होंने, बहुत। पहली महिला अध्यापिका, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। इनसे पहले कोई नहीं है, फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया। भाई मैंने कहा ना, अच्छे कार्य के लिए आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा समाज को, क्योंकि वह समाज किस काम का जो अच्छे कार्य में आपका सहयोग ना करता हो। ओके, ठीक है, बाय बाय। तो इतना था हमारी क्लास में आज में। सर प्लीज पढ़ाइए हमको, इतनी कहानियां मत सुनाइए, मत सुनो दोस्त। मैं वही तो कह रहा हूं, मुझे आपकी चिंता नहीं है अच्छे कार्य के लिए, रंच मात्र भी चिंता नहीं है कि आप क्या सोचेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जरूरी क्या है और मैं उस कार्य को करूंगा। यही तो मैं तुम्हें सिखा रहा था क्लास में भी। तो मैं आपकी चिंता करने वाला नहीं हूं, मुझे चिंता है उस समुदाय की जो तार्किक होना चाहता है, जो उन चीजों से सीख रहा है। और मुझे पता है वही इस देश के काम आने वाले एसेट्स हैं, वही युवा इस देश के काम आएंगे। क्योंकि फुले जी ने कहा ना, सावित्री बाई फुले ने, कि जाओ और जाकर के पढ़ो, लिखो, बनो, आत्मनिर्भर बनो, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और बुद्धि से संपन्न हो जाओ, तभी आप अपनी आत्मरक्षा कर पाओगे, अदरवाइज नहीं, है ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना की। मैं तो ये मानता हूं कि अगर आपका ये मत है कि भैया नहीं, कोई और कहानी हमको मत बताओ, हमको तो फैक्ट फैक्ट बता दो, तो ये मानता हूं कि मैं कि आप अभी मतलब मैच्योर नहीं हो पाए हैं, और इसमें मेरी गलती नहीं है। आप भविष्य में होंगे या नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं होता कि हर व्यक्ति मैच्योर हो जाता है जिंदगी। तो आप नहीं होंगे अगर मैच्योर, तो वो आपकी गलती है, वो आपका फॉल्ट है, वो मेरा फॉल्ट नहीं है साथी। इसीलिए मुझे आपका ध्यान नहीं रखना है, मुझे चेतन वर्ग का ध्यान रखना है, जो यहाँ से चेतन अवस्था में है, खुले विचारों के। मेरे पास भगवान के बारे में सोचने का समय नहीं है। यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया आपका, किसने बताया? स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ढूंढो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में क्लासेस,
पूरा यूट्यूब को खूंदना पहले अच्छे से, तब समझ में आएगा मैं ये कहानियाँ क्यों सुना रहा हूँ। और फिर पेपर में क्वेश्चन करके आना, समझे बच्चों। निम्नलिखित में से किसने वर्ण परिचय नामक पुस्तक लिखी? किसने लिखी थी वर्ण परिचय? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। दूसरी किताब का नाम मैंने क्या बताया था आपको? रिजु पाठ। रिजु पाठ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। कौन सचिव के रूप में हिंदू महिला स्कूल से संबंध था और बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? बैथ्यून फीमेल स्कूल कौन थे? 1849 में खुला ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से किस शैक्षणिक संस्था ने पहली बार महिलाओं के लिए कॉलेज की कक्षाएं आरंभ की थी? बैथ्यून स्कूल फॉर गर्ल्स। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित हैं? देखो यहाँ पर जब हमने सावित्रीबाई फुले जी आपको बताई तो वहां पर लिखो, एक बार नोट में एक चीज लिखो सावित्रीबाई फुले जी के यहाँ पर इन्होंने 1848 में, मैंने आपको बताया था ना क्लासेस में, 1848 में इन्होंने फुले शिक्षा मंदिर खोला। फुले शिक्षा मंदिर, इसको लिख लेना बच्चों। फुले शिक्षा मंदिर कब? 1848 में। 1848 में 1848। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? बोलेंगे किससे संबंधित थे? तो कृषक आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन, एंटी कास्ट मूवमेंट, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में। गोविंदो केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय थे जिन्होंने के कारण का समर्थन किया था। और इनमें पता है आपको कौन कौन व्यक्ति शामिल होता है? जो ये बोले ना ठीक है जी इस तरह की चीजें मत बताओ, क्योंकि उसको वो जातिवाद करना है, उसके दिमाग में सेट है। उसके तो ऊपर से ओवरफ्लो हो जाएंगी ना, क्योंकि वो खुद को सुधारना ही नहीं चाहता। उसके तो दिमाग में उसके पूर्वजों ने भरा है, उसके खुद के पूर्वज करते होंगे जातिवाद को, और उनके अंदर ठस ठस के भरा हुआ होगा। वो बच्चा ही कैसे निकाल देगा? वो बच्चा निकालेगा ना जो तार्किक हो जाएगा, जो चैन को ब्रेक करेगा। मैंने कहा था ना, हर किसी के बस की बात थोड़ी है ये कि अपनी जिंदगी में अपना ले, नॉट पॉसिबल। उम्मीद भी नहीं कर सकते सबसे। गोविंदो केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय थे जिन्होंने का समर्थन किया था। किसका? विधवा पुनर्विवाह पर रोक का समर्थन किया था। उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया महिला शिक्षा पर प्रसार के लिए। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पूना में एक शैक्षणिक संस्थान हिंदू विधवा गृह, हिंदू विधवा गृह किसने बनाया था? हिंदू विद्यालय बनाया था डीके कर्वे। इनका भारत रत्न बताओ मुझे फटाफट से, भारत रत्न कब मिला इनको? ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? 1873। ज्योतिबा फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी किसे समर्पित की है? नहीं कर पाओगे, कुछ पढ़ोगे विस्तार से। इस तरह की है संयुक्त राज्य अमेरिका के अच्छे लोगों के लिए। ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था और देश का पहला बालिका स्कूल बना? 1848। क्या बोलोगे? 1848। एक बैथ्यून है 1849 का। क्वेश्चन को देखना किसके नाम से पूछा जा रहा है। हाँ पूछा गया, अभी रिसेंट पूछा गया 2025 में अभी। महात्मा फूले को महात्मा की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? ये हमने नहीं बताया आपको, आप बताएं। दरअसल में मैं बताऊं, महात्मा गांधी जी को भी महात्मा की उपाधि जब मिली, उससे बहुत पहले जो महात्मा की उपाधि मिली वो मिली आपका इनको, ज्योतिबा जी को 1888 में मिली, 1888 में। लिख लेना इसको, 1888। हम सब करो जी भैया, इसको हम जरूर लिख लेंगे। महात्मा फूले ने शिक्षा के संबंध में किस आयोग के सामने गवाही दी? ये आपका होमवर्क है, ओके। अब बाकी अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा होमवर्क का आंसर जरूर लिखा करो। और देखो दोस्त, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ है कि मैं आपको जागृत करूं, पढ़ाऊं, आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर हो, आप अपने सिलेक्शन को कन्वर्ट करें और आप एक अच्छे नागरिक बने। ये मेरा ध्येय है, मेरा उद्देश्य है, और मैं इसको करता रहूंगा। ठीक है, इसमें मुझे मुझे भी पता है कि जिन चीज़ों की मैं बात करता हूँ उसका कुछ एक लोग विरोध करते होंगे, लेकिन प्लीज़ आप उन चीज़ों को थोड़ा सा मतलब व्यापक स्तर से देख और खुद को थोड़ा सा मतलब एक अपनी ब्रॉड थिंकिंग कीजिए। नैरोनेस के शिकार रहोगे तो जीवन अंत हो जाएगा और कुछ नहीं पा पाओगे। थोड़ा व्यापक हो जाओगे, बड़े स्तर पर सोचोगे, तो एक पीड़ा आपको भी होगी खुद को कि हाँ सोसाइटी बदलनी चाहिए, समाज उस तरह का नहीं होना चाहिए। और जब आप उस पीड़ा को महसूस करेंगे तब आप परिवर्तन कर पाओ, तब आप उन चीज़ों को, खामियों को पहचान पाओगे। और मैं उम्मीद करूंगा मेरे छात्र उसमें खरे उतरेंगे। कुछ उतरेंगे, कुछ नहीं भी उतरेंगे तो कोई बात नहीं, वो आपकी अपनी लाइफ है, आप जैसे भी। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।